मुत्तहदा के कायद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस कमजोर होता दिखाई दे रहा है। लंदन पुलिस ने एमक्यूएम के कायद को कल तफ्तीश के लिए पुलिस स्टेशन आने से मना कर दिया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए एक बड़ी खबर है। कायद की अदम दस्तयाबी में गैर मामूली सूरत हाल का सामना करने के लिए सुप्रीम काउंसिल का कयाम। मुत्तहदा ने बिलाखिर 32 साल बाद अपने बानी कायद का मुतबादिल पेश कर दिया। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच की गिरफ्तारी से कई राज फाश होने के मुंतजिर हैं। उजैर बलोच से सवाल पूछने से पहले बहुत से अहम लोगों से सवाल करना होगा। पीआईए की हड़ताली यूनियन को काबू करने के लिए हुकूमत ने लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज कर दिया। ड्यूटी पर ना आने वाले नौकरी से फारिग होंगे। कल जहाज नहीं उड़ेंगे, यूनियन का भरपूर मुजाहिमत का ऐलान। पीआईए यूनियन और हुकूमत के दरमियान तनाज़ा आखिरी हदों पर पहुंच गया। अलीम खान की तरफ से गलत बयान हल्फी जमा करवाए गए। इलेक्शन कमीशन ने N122 के नताइज कलअदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ का N122 में जीत का ख्वाब ही रहता हुआ नजर आ रहा है। और चौधरी निसार का बिलाखिर कायम अली शाह से राबता, जल्द कराची आने का दावा। क्या रेंजर्स के इख्तियारात में तौसी और सिंध और वफाक का तनाज़ा खत्म हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम का आगाज आज की बड़ी खबर के साथ। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए लंदन में कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जो इसके लिए सकून का बाइस है। 3 साल से लंदन में जारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 माह की जमानत खत्म होने के बाद कल एमक्यूएम के कायद को पुलिस स्टेशन में पेश नहीं होना पड़ेगा। कल उनकी पेशी होनी थी और उसके लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की क़यादत लंदन में भी मीटिंग्स कर रही थी और कराची से भी क़यादत लंदन गई ताकि अहम मुलाकातें हो, अहम मीटिंग हो, लाए अमल तैयार हो इस मीटिंग के हवाले से। और कल इस पेशी के हवाले से बहुत ज्यादा कयास सराहियां हो रही थी, लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड की जानिब से यह बात एमक्यूएम के कायद को बता दी गई है कि और स्कॉटलैंड यार्ड का कहना है कि इस केस में तहकीकात जारी रहेंगी और तमाम शहादतों पर तहकीकात हो रही हैं और तहकीकात मुकम्मल होने का टाइम फ्रेम बताना मुमकिन नहीं। स्कॉटलैंड यार्ड की जानिब से कहा गया है कि फर्द जुर्म आयद करने के लिए शहादतें नाकाफी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एमक्यूएम के कायद की जमानत में 5 अक्टूबर को होने वाली 4 माह की तौसी कल खत्म हो रही थी। अब मामला क्या है? क्या यह केस मुकम्मल तौर पर ड्रॉप होने जा रहा है या हो गया है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मुत्तहदा के कायद को जो बार बार बेल कराने के लिए, अपनी जमानत कराने के लिए पेश होना होता था और दूसरे जो उसमें मुलजिम है उनको सिर्फ और सिर्फ अब ये बेल कराने के लिए नहीं पेश होना पड़ेगा, इसके अलावा केस चलता रहेगा। इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ लंदन से मुर्जा अली हमारे नुमाइंदे। मुर्जा, बहुत शुक्रिया। हैदर अब्बास साहब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और मजहर अब्बास साहब भी साथ मौजूद होंगे और इसकी क्या अहमियत होगी कराची और मुत्तहदा की सियासत पर, यह मजहर अब्बास साहब से पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले मुर्जा, ये केस किस तरफ जा रहा है? बेल से इस्तिस्ना होना, क्या ये उस तरफ जा रहा है कि ये केस ड्रॉप हो रहा है और मुत्तहदा के कायद को वो 5 लाख पाउंड भी वापस किए जाएंगे और ये भी कहा जाएगा कि जी आपके खिलाफ सबूत नहीं थे, अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस आगे नहीं बढ़ सकता? क्या ये वो नौयत है आज के वाकये की या कोई और मामला है? जी शाहिद, जैसा कि पुलिस ने जो स्टेटमेंट भी इशू की है और जिस स्टोरी को हमने ब्रेक भी किया था वो ये है कि पुलिस ने आज जो एमक्यूएम को क्लियरली एक बहुत बड़ी रिलीफ है जो आज एमक्यूएम को मिली है। और सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि एमक्यूएम जो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रही थी, जितनी एमक्यूएम को अपना लीगल एडवाइस ये था कि अल्ताफ हुसैन को मोस्ट प्रोबेबली एमक्यूएम के अपने वकला का ख्याल था कि चार्ज कर दिया जाएगा आपकी बात। लेकिन पुलिस सोर्सेज का ये कहना है कि उनके लिए एक डायलेमा ये था कि इसी केस में बाद लोग हैं जो अभी 2.25 साल से पुलिस बेल पे हैं। 2 साल से ज्यादा जहाँ पुलिस उन लोगों को पुलिस बेल पे तकरीबन 6-6, 7-7 दफा उनकी पुलिस बेल हो चुकी है, उनको चार्ज नहीं किया गया था, चार्जिंग डिसीजन नहीं आया था। अब पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने जो बेल रिलीफ दी है, जो बेल उन्होंने कैंसिल की है, इसका मतलब यह है कि इन लोगों को अब सिर्फ पुलिस स्टेशन पे जो इन्वेस्टिगेटिव की तरफ से मुख्तलिफ डेट से बुलाया जाता है, उन्हें अब पुलिस स्टेशन नहीं आना पड़ेगा। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इसका कतन ये मतलब नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन जो डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल केस से मुंसलिक है वो किसी भी हवाले से खत्म हो रही है। पुलिस का ये कहना है कि उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन ये भी है कि ये तकरीबन £500,000 की जो अमाउंट पकड़ी गई है
वो और जो उसके अलावा जो सरफराज मर्चेंट के अकाउंट से जो पैसे गए हुए हैं एमकेएम को और एक और प्राइवेट अकाउंट में, वो कोई सी भी अमाउंट वो पुलिस वापस नहीं दे रही है, क्योंकि वो जो कह रहे हैं। और ना ही जो मुख्तलिफ चीजें पकड़ी गई हैं जो अल्ताफ हुसैन के घर से, एमकेएम के दफ्तर से, और जो बाकी एम अनवर, सरफराज मर्चेंट और तारिक मीर के घरों से कोई भी चीज भी वापस नहीं की जा रही, क्योंकि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक जो अमाउंट्स है और जो मुख्तलिफ आइटम्स है वो पुलिस अपने कब्जे में रखेगी, और पुलिस का ये कहना है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन को जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुर्तजा अली शाह कह रहे हैं कि केस जारी रहेगा, किसी को कोई अमाउंट वापस नहीं आ रहा, मगर बेल जो बार बार एक्सटेंड करानी पड़ती थी और जो चार्ज होने की बात हो रही थी, इस हवाले से कह दिया गया है कि अभी इनफ एविडेंस नहीं है। हम आपको ये भी बताते चले और हमने अपने प्रोग्राम में ये खबर भी ब्रेक की थी कि गुज़िश्ता साल नवंबर 2015 में 3 सालों से चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में एक नजरसानी की दरख्वास्त कायम की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इस केस की नोयत और रफ्तार में मसला है और जो लोग हैं उन्हें बार बार बेल कराने के लिए पेश होना पड़ता है। आज के जो अहम डेवलपमेंट हुई है इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुतालिक एक अहम खबर भी सामने आई थी कि एमक्यूएम की 32 साल तारीख में पहली मरतबा पार्टी कायद का मुतबादिल पेश कर दिया गया है। एक ऐसा सेटअप पेश किया गया था। 2 रोज कबल एमक्यूएम के सबसे आला फोरम राब्ता कमेटी के ऊपर एक और सुप्रीम काउंसिल कायम कर दी गई है और लंदन में मुकीम रहनुमा नदीम नुसरत को राब्ता कमेटी का कन्वीनर बना दिया गया है। नदीम नुसरत इससे कबल एमक्यूएम राब्ता कमेटी के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर भी रह चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 15 अक्टूबर को उन्हें कायम मकाम कन्वीनर की अहम जिम्मेदारी दी गई थी। एमक्यूएम की जानिब से हफ्ते को जारी एलामिये में कहा गया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सुप्रीम काउंसिल किसी भी किस्म की गैर मामूली सूरत हाल बशमूल कायद की अदम दस्तियाबी की सूरत में राब्ता कमेटी और कारकुनान की रहनुमाई करेगी। सुप्रीम काउंसिल 9 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें कन्वीनर नदीम नुसरत, सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर फारूक सत्तार, सेनेटर फरोग नसीम, सेनेटर नसरीन जलील, कंवर नवेद, रऊफ सिद्दीकी, बाबर खान गौरी, किश्वर जहरा और इफ्तिखार हुसैन शामिल होंगे। तहम एलामिये में यह वाज़ेह नहीं किया गया था कि मुत्तहिदा के कायद कब और क्यों अदम दस्तियाब होंगे। और जराए के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से यह फैसला मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 माह की जमानत 2 फरवरी को खत्म होने पर होने वाली पेशी के बाद मुमकिना खदशात के पेश नजर किया गया था। और ये तासुर था कि खुद मुत्तहिदा भी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि 2 फरवरी की पेशी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज वो 2 फरवरी की पेशी की नौबत ही नहीं आई। नई डेवलपमेंट आई कि अब पुलिस ने खुद पुलिस स्टेशन आने से मुत्तहिदा के कायद को और बाकी मुल्जिमान को मना कर दिया है। और इस फैसले की एक और अहम वजह एमक्यूएम के कायद की जो सुप्रीम काउंसिल का फैसला है उसकी एक अहम वजह यह भी बताई जा रही थी कि कायद की खराबी सेहत है। एमक्यूएम के तंजीमी स्ट्रक्चर में तब्दीलियां और खासतौर पर सुप्रीम काउंसिल को क़याम इसलिए भी अहम है क्योंकि तासुर पाया जाता है कि एमक्यूएम के कायद की गैर मौजूदगी में पार्टी ग्रोहबंदी का शिकार हो सकती है और साथ ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लंदन और कराची की राब्ता कमेटियों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें भी आती रहती हैं। यूं राब्ता कमेटी के ऊपर सुप्रीम काउंसिल का कयाम पार्टी के आला सतह पर मसाइल से निमटने में भी अहम किरदार अदा कर सकेगा। मुत्तहिदा की जानिब से किया जाने वाला यह फैसला इंतहाई अहम है क्योंकि इससे कबल कभी भी एमक्यूएम की जानिब से अपने कायद के मुतबादिल के तौर पर किसी फर्द या सिस्टम को पेश नहीं किया गया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल 92 में कराची ऑपरेशन के दौरान एमक्यूएम के कायद की लंदन रवानगी का वक्त था और इस अहम वक्त में भी कायद एमक्यूएम गैर मुतबादिल रहनुमा ही रहे और उनका कोई मुतबादिल सामने नहीं आया क्योंकि उनके बाद 2 अहम और सीनियर रहनुमा एमक्यूएम में अहमियत रखते थे। एक एमक्यूएम के कायद के साथी अजीम अहमद तारिक जो चेयरमैन एमक्यूएम थे, लेकिन वो 1 मई 1993 में कत्ल कर दिए गए। उनके कत्ल से कबल उनके पार्टी की क़यादत के साथ इख्तलाफात की खबरें भी सामने आती रही थी। जबकि दूसरी शख्सियत डॉक्टर इमरान फारूक थे जो पहले पाकिस्तान और फिर लंदन में पार्टी कायद के हमरा थे, मगर 2010 में वो भी कत्ल हो गए, लंदन में कत्ल हो गए। और इमरान फारूक से मुतालिक तासुर पाया जाता था कि उनके एमक्यूएम की क़यादत से मसाइल चल रहे हैं और वो नई जमात कायम करना चाहते हैं। हालात जैसे भी रहे, गुज़िश्ता 24 सालों से एमक्यूएम लंदन से पाकिस्तान में अपनी जमात की भरपूर क़यादत कर रहे हैं और माज़ी करीब में भी जब 3 जून 2014 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लंदन में कुछ वक्त के लिए उनके कायद को जब हिरासत में लिया गया और उसके बाद फिर गुज़िश्ता साल 5 अक्टूबर को भी जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद की गिरफ्तारी की खबरें सामने आई, तब भी पार्टी क़यादत किसी और फर्द या मुश्तरका बॉडी को देने की बात तक सामने नहीं आई थी। ताहम मुत्तहिदा की सियासी तारीख में पहली मरतबा ऐसा फैसला देखने में आया
और इस दौरान डॉक्टर नदीम नुसरत एमक्यूएम के कायद के सबसे करीबी और बाएतमाद साथी बनकर सामने आए हैं, जो 1992 में एमक्यूएम के कायद की लंदन रवानगी के वक्त उनके साथ बैरून मुल्क गए थे। हमारे साथ हैदर अब्बास रिजवी साहब भी मौजूद हैं, मदर अब्बास साहब भी मौजूद हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब, क्या जाहिर बड़ा फैसला है, इस हवाले से भी आप अपने तासुरात दीजिएगा, मगर क्या पार्टी खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और ये सुप्रीम काउंसिल का क़याम भी इसलिए था कि आपकी तरफ से तवक्को नहीं की जा रही थी कि यह फैसला सामने आएगा? बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। सबसे पहले तो मैं इस बात पर तकरीबन तमाम ही पाकिस्तान को और तमाम ही एमक्यूएम के चाहने वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज जो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के साथ जो पुलिस का एक सब्जेक्ट था कि गो के कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन को किसी मुकदमे में तलब नहीं किया जाता रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से महज इन्वेस्टिगेशन थी जो पुलिस के पास थी, उसमें कायदे तहरीक की बेल को ख़त्म कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि कायदे तहरीक और उनके दीगर साथियों के ख़िलाफ़ सबूत और शवाहिद नाकाफ़ी होने की बुनियाद पर अब कायदे तहरीक को पाबंद नहीं रखा जा सकता और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ अब कोई बेल नहीं है पुलिस की। और अब वो ये तमाम केसेस जो हैं वो अब अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती भी है तो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन का उससे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं रहेगा। पहली बात तो ये बहुत अहम है। दूसरा, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने इस सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो मुसलसल ये कहते चले आए हैं कि उनका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई ताल्लुक नहीं है और उन्होंने इस बात को दोहराया है और साथ साथ अपने करोड़ों चाहने वालों का इंतहाई शुक्रिया अदा किया है उन्होंने के बावजूद तमाम तर नामसाइद हालात के वो कायदे जनाब अल्ताफ़ हुसैन और एमक्यूएम के साथ न सिर्फ जुड़े रहे हैं बल्कि तहरीक को आगे ले जाने में और ज़्यादा जोश और हिम्मत से उन्होंने काम लिया है। तो ये एक बहुत अहम बात है और इसका यकीनन मगर ये अनएक्सपेक्टेड कितना था। और ये जो सुप्रीम काउंसिल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, पहली दफा 32 साल बाद एक नया स्ट्रक्चर सामने आना, एक कन्वीनर बनाना और प्रेस रिलीज में एक आ जाना अदम मौजूदगी की सूरत में। क्या अदम मौजूदगी इसी हवाले से थी कि कल की जो पेशी थी आपकी भी कोई उससे एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी कि हो सकता है चार्ज हो जाए और ऐसा मामला हो जाए, इसलिए था? और ये आपके लिए भी हैरान कुन बात है जो आज डेवलपमेंट हुई लंदन में? देखिए, हैरान कुन शायद जिस मानों में आप कह रहे हैं शायद उन मानों में इसलिए ना हो हमारे लिए कि जो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन से इस सिलसिले में बातचीत हुई थी और दीगर जो सबूत शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे थे, ज़ाहिर है वकला के ज़रिए महसूस होता था कि वो नाकाफ़ी हैं। मगर उसके बावजूद अगर किसी भी बुनियाद पर खुदा न खास्ता कायदे तहरीक के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इक़दाम लिया जाता तो कायदे तहरीक ने कारकुनान को, ज़िम्मेदारान को, एमक्यूएम की राब्ता कमेटी को और दीगर तमाम शोबाजात को एतमाद में लेकर एक सिस्टम को डिवाइस किया था कि अगर कुछ दिनों के लिए उनकी अदम मौजूदगी रहती है या कोई गैर मामूली सूरत हाल एक आध दो दिन के लिए पेश आती है तो फिर उसमें उन्होंने सुप्रीम काउंसिल को डिज़ाइन करके सामने रखा है। तो आप अब सुप्रीम काउंसिल ख़त्म ही समझें या फिर है सुप्रीम काउंसिल? क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब, इस पर जाहिर है कि हम आज की सूरत हाल के बाद दोबारा बैठेंगे, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के साथ राब्ता कमेटी बात करेगी और फिर देखते हैं कि क्या सूरत है। और खराबी है सेहत से कोई ताल्लुक नहीं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की सेहत के हवाले से इसलिए एक काउंसिल बनाई जाए जिसमें वो लंदन और कराची दोनों के लोग मौजूद हों, इख्तलाफात का भी मामला ना हो, ये वजह नहीं? नहीं, खुदा न खास्ता कायदे तहरीक की सेहत कोई ऐसी ख़राब नहीं है कि वो क़यादत ना कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन तरीके से हम सबसे बहुत ज़्यादा वो मेहनत करते हैं और किसी भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से इस एहतमाल की बुनियाद पर ये एक सिस्टम डिवाइस किया गया था। इसका फ्यूचर क्या है इसके बारे में कायदे तहरीक से भी बात होनी है। बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर अब्बास साहब, कितना आप समझते हैं बहुत सारी तहकीकात, इमरान फारूक मर्डर या ज़्यादा आगे बढ़ गया, लंदन में इतना उसमें खुद अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम अभी तक नहीं आया, इमरान फारूक मर्डर केस में पाकिस्तान में आया, फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग केस, इसके लिए इतनी अहम डेवलपमेंट आज हुई है, कल के लिए खबरें ऐसी आ रही थी और आज अचानक अल्ताफ़ हुसैन साहब को अब पेश भी नहीं होना, कितना अहम और बड़ा फैसला समझते हैं आप इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि एमक्यूएम की सियासत और उनका जो अवाम में अपील है वो नहीं मुतासिर हुई थी, उन्होंने इन तमाम चीजों के बावजूद भी जबरदस्त इलेक्शन जीता है, कितना अहम है? शाजिब, मेरा ख्याल है जिस तरह उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी कराची की सबसे बड़ी खबर है, उसी तरह ये जो खबर है एमक्यूएम के लिए कम से कम ये सबसे बड़ी खबर है और पिछले चंद सालों की सबसे बड़ी खबर है जब से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, क्योंकि एक दबाव था एमक्यूएम पे, एक एमक्यूएम के बारे में जो परसेप्शन था, अल्ताफ़ हुसैन जाहिर है उनके कायद थे,
तो ये उनको बहुत बड़ा रिलीफ आज इस खबर से मिला है। अब ये कि इन्वेस्टिगेशन, और जिस तरह अभी हैदर अब्बास रिजवी कह रहे थे कि इसमें जब अल्ताफ हुसैन को ये कहा गया कि अब आप इसमें पेश नहीं होंगे, इन्वेस्टिगेशन बहरहाल जारी रहेगी, केस अपनी जगह मौजूद रहेगा, तो मेरा ख्याल है एमक्यूएम के लिए खास तौर पे सियासी तौर पे इसका फायदा इसलिए होगा कि आपने देखा कि पिछले 1-2 हफ्ते से एमक्यूएम ने बड़ी शिद्दत से अल्ताफ हुसैन की जो तकरीर पर पाबंदी थी उसके खिलाफ एक कैंपेन बिल्ड की हुई थी। उस कैंपेन को इसमें बड़ी तकवीयत मिलेगी और इस कैंपेन को वो आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या एमक्यूएम की मुश्किलात कम होंगी? इसका मेरा नहीं ख्याल कि एमक्यूएम की मुश्किलात अभी कम होंगी। मतलब साहब एक है एमक्यूएम की मुश्किलात और एक है सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब की मुश्किलात। अल्ताफ हुसैन साहब की मुश्किलात कम होंगी या नहीं? मेरा ख्याल है, देखिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो ताल्लुक है, अगर अल्ताफ हुसैन की तकारीर पर पाबंदी रहती है, उनको उस तरीके से सियासी सरगर्मियों में की इजाज़त नहीं होती जो वो टेलीविज़न पे तकरीर चाहते हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर वो करें तो उसको लाइव कवरेज होगी या इवन रिकॉर्डेड कवरेज होगी, वो नहीं होगी। अगर ये नहीं होती तो अल्ताफ हुसैन साहब की मुश्किलात उस लिहाज से कम नहीं होंगी। हाँ, एक स्ट्रांग वो कह सकते हैं कि मैं हर केस से बरी हो गया हूं, हर केस से मुझे ड्रॉप हो गया है। लेकिन अल्ताफ हुसैन ने जो अभी सुप्रीम काउंसिल वाली आपने बात की थी, अल्ताफ हुसैन साहब के पास बहुत अरसे से वो ये सोच रहे थे कि क्या वो अपने किसी सक्सेसर का नाम लें, किसी इंडिविजुअल को अपना सक्सेसर बनाएं, या कोई एक ऐसी बॉडी बनाएं जो उनकी गैर मौजूदगी में उसको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सके। ये जो सुप्रीम काउंसिल है इसकी मेरा ख्याल है अभी जरूरत होगी, और गालिबन गो के हैदर अब्बास रिजवी साहब ने ये इंदिया दिया है कि शायद सुप्रीम काउंसिल को खत्म कर दिया जाए, और शायद एमक्यूएम पाकिस्तान इसकी दरख्वास्त भी करेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कन्वीनर की जरूरत थी डॉक्टर इमरान फारूक के बाद, वो कन्वीनर अपनी जगह रहेंगे। मेरा ख्याल है सुप्रीम काउंसिल जो है अल्ताफ हुसैन की जहन की इर्तिका है, और वो ये समझते हैं बहुत शुक्रिया कि उनके सक्सेसर के तौर पे कोई एक आदमी को नॉमिनेट करने से पार्टी तकसीम हो सकती है, इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई काउंसिल बनाएंगे सीनियर मेंबरान पे तो वो काउंसिल बेहतर अंदाज में मजहबाज साहब बहुत शुक्रिया। मजहबाज साहब बता रहे थे इसका क्या है, और ज़ाहिर हैदर साहब ने कहा कि अब इस हवाले से बात होगी, काउंसिल कहां पर एग्जिस्ट करती है, जबकि अल्ताफ हुसैन साहब को अब आगे पेश ही नहीं होना। इसके अलावा जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब कराची से अहम खबर सामने आई, और ऐसी खबर जिसकी गूंज अगले कई हफ्तों तक बल्कि शायद महीनों तक सुनाई देगी। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक लियारी में गैंग वॉर के अहम तरीन रुकन और कलदम पीपल्स कमेटी के सरबरा उजैर बलोच को कराची में दाखिल होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, और उजैर की गिरफ्तारी के खबर सामने आते ही सियासी हलचल मच गई। उजैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद तवक्को की जा रही थी कि कई सवालात के जवाब मिलेंगे, और हमने भी अपने प्रोग्राम में बारहा ये बात उठाई कि उजैर बलोच अगर पहले ही गिरफ्तार है तो उसे सामने लाया जाए और देखा जाए कि उसके पास क्या क्या राज हैं जो सामने आने चाहिए। लेकिन गिरफ्तारी के बाद कुछ सवालात भी जन्म ले रहे हैं। जहां उसकी गिरफ्तारी के बाद उससे जवाब मिलने हैं, उसी के साथ उसकी गिरफ्तारी से कुछ सवालात जन्म ले रहे हैं जिनके जवाब सामने आना जरूरी है। सबसे पहला सवाल, दिसंबर 2014 में उजैर बलोच की दुबई में की खबरें सामने आई तो सिंध पुलिस की टीम उजैर बलोच को तहवील में लेने गई, मगर खाली हाथ लौटी। और जब जनवरी 2016 में उजैर की गिरफ्तारी कराची से गिरफ्तारी सामने आई है, जो कि वीकेंड पर सामने आई, तो क्या ऐसे सवालात पैदा हो गए हैं, और सवाल ये उठता है कि क्या उजैर बलोच दुबई में गिरफ्तारी के बाद 1 साल रिलीज हो गया था, नहीं हुआ था तो कहां रहा, उसके रिहा होने की खबर क्यों नहीं आई? ये खबर आई कि वो पाकिस्तान में है, कभी खबर आई पेशावर में है, तो इस खबर की ना कोई कंफर्मेशन की गई, ना इसे डिनाई किया गया। अगर पीपल्स पार्टी का उजैर बलोच से कुछ लेना देना नहीं है तो फिर पीपल्स पार्टी के मौजूदा अराकीन असेंबली जिन्होंने उजैर बलोच की वफादारी का हल्फ लिया वो पीपल्स पार्टी में क्या कर रहे हैं? क्योंकि पूरे वीकेंड पर पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जाता रहा कि पीपल्स पार्टी का उजैर बलोच से अब कोई लेना देना नहीं है, पीपल्स पार्टी का माजी में कोई ताल्लुक होगा। इंडिविजुअली रहनुमा सामने आते रहे कि हम उसे जानते भी नहीं, हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी, हम जानते हैं मगर हमारे साथ तस्वीरें तो किसी की भी हो सकती हैं। और इस बात पे कोई शक नहीं है कि सियासतदान मशहूर होते हैं, सियासतदानों के साथ लोग तस्वीरें भी खिंचवाना चाहते हैं, मगर वो जो डिनर है उजैर बलोच उसको होस्ट कर रहा हो, उसके बाद अहम रहनुमा वहाँ गए हों और इलेक्ट होने के बाद, हल्फ लेने के बाद पहली दफ़ा गए हों और फिर कहें कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उससे सवालात पैदा होते हैं। जो हल्फ लिए गए उससे सवालात पैदा होते हैं कि पीपल्स पार्टी उन्हें निकाल देगी जिन्होंने पीपल्स पार्टी से नहीं बल्कि उजैर बलोच से वफादारी का हल्फ लिया।
अल्लाह ताला को आज़िज़ नाज़िर जानकर दुनिया का मुक़द्दस तरीन किताब कुरान शरीफ पर हाथ रखकर ये हलिफ ले रही हूँ कि मैं सरदार उज़ैर जान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करती हूँ और ये अहद करती हूँ कि मैं हमेशा सरदार उज़ैर जान का साथ दूंगी, उनके साथ रहूंगी। मैं मोहम्मद जावेद, मैं सरदार उज़ैर जान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करते हुए ये अहद करता हूँ कि मैं हमेशा सरदार उज़ैर जान के साथ रहूँगा। और उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद भी पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा ने भी कहा है कि उज़ैर बलोच को अपना भाई करार देता हूँ, अब भी देता हूँ। उनका सूबाई वज़ीर दाखिला की हैसियत से उज़ैर बलोच से ताल्लुक क्या साबित करता है, ये सवाल भी है जिसका जवाब देना होगा। अगर उज़ैर बलोच एक इंटरव्यू में कह चुके हैं हमें पीपल्स पार्टी ने क्लाशिनकोव के लाइसेंस दिए लियारी के लिए, ज़फ़र बलोच अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि हमें पीपल्स पार्टी ने असला दिया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से लड़ने के लिए। जुल्फ़िकार मिर्जा साहब हमारे ही एक इंटरव्यू में कह चुके हैं हाँ मैंने लाखों लाइसेंस दिए असले के ताकि अपना दिफा किया जाए। ये कनेक्शन बड़ा सिंपल है और बड़ा वाज़ेह है। मिर्जा साहब आज भी कह रहे हैं, मैं ये बात मानता हूँ कि वो मेरा आज भी भाई है, असले का कनेक्शन बड़ा वाज़ेह है। तो अगर कोई भी उंगली पीपल्स पार्टी पर उठेगी तो वो जुल्फ़िकार मिर्जा साहब पर उठे बगैर कैसे उठेगी। अगर कोई भी कनेक्शन पीपल्स पार्टी से बनाया जाएगा तो वो जुल्फ़िकार मिर्जा साहब के थ्रू जाए बगैर कैसे जाएगा। और कहीं भी अगर पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप तक भी ये बात जाती है तो जुल्फ़िकार मिर्जा साहब के बगैर कैसे जाएगी। उज़ैर की गिरफ्तारी को आज तीसरा दिन है। इन 3 दिनों में बहुत से सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं, कयासराइयां मीडिया में हो रही हैं, सिलसिला जारी है, ब्रेकिंग न्यूज के डब्बे घूम रहे हैं और उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का नाम लेता नजर आ रहा है। तो मुस्तकबिल में सिंध हुकूमत और रेंजर्स के ताल्लुकात पर इसके क्या असरात होंगे, ये भी एक अहम सवाल है जो पैदा होता है। और क्या उज़ैर बलोच से राब्ते रखने वाली तमाम सियासी जमातें बशमूल मुस्लिम लीग नून अपनी गलती का एतराफ़ करेंगी कि हमने इनसे राब्ता क्यों रखा और कौन से माफ़ी मांगेंगी। उसकी वजह यह है कि इन जमातों का इस ताल्लुक की वजह से उन पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके अलावा अयाज लतीफ़ पलेजो साहब, ये सब अगर इनके रहनुमा उज़ैर बलोच से मिलते रहे तो उन पर यह इल्ज़ाम नहीं लग सकता कि ये असला सप्लाई कर रहे थे या इसके जराइम में मुलविस हैं। मगर एक बात वाज़ेह है कि उस वक्त भी ये सारी बातें खबरों में आ चुकी थी कि उज़ैर बलोच लियारी गैंग वॉर की सरपरस्ती करता है। ये खबरें भी सामने आ गई थी कि उज़ैर बलोच और पुलिस का मुकाबला हुआ और पुलिस वाले उसमें शहीद हुए। उसके बावजूद रहनुमा अपने इलेक्शन बेनिफिट के लिए राब्ते कर रहे थे, इसके प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। तो क्या वो कौम से माफ़ी मांगेंगे कि उन्होंने अपने सियासी फ़वाइद के लिए गलत इक़दाम उठाए और गलत किया। और इस सवाल का जवाब आएगा कि उज़ैर बलोच पिछले 6-7 माह कहाँ था। गिरफ्तार हुआ है तो अनोखे अंदाज में कि जी सरहद से कराची में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, सर्दी में बगैर किसी जैकेट के, सिंपल शलवार कमीज में, अच्छे जूते पहने हुए, पॉलिश हुए हुए। और फिर इतने महीने वो कहाँ रहा, क्योंकि अगर उज़ैर बलोच ये नहीं बताएगा कि वो इतने महीने कहाँ था तो ये सवाल उठेगा कि क्या उज़ैर बलोच की किसी से कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है और जो भी बयानात हैं वो क्या किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत दे रहा है। और अगर वो ये बताएगा कि वो कहाँ था तो जाहिर है सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी और मुकदमे की शफाफियत पर सवालात नहीं उठेंगे, जैसा कि हमेशा किसी भी मुकदमे के हवाले से उठ रहे होते हैं। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। अलीम खान ने एक आवाज़ उठाई और कहा था इन 122 में होता नजर आता है। खान साहब ने भी उनकी बुनियाद पर यह कहा इलेक्शन कमीशन कहता है कि उनके जमा कराए गए हलफनामे ही झूठे हैं। क्या मामला है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब कुछ बात N 122 की, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ा। वो मुश्किल है या नहीं, तहरीक इंसाफ इस फैसले को किस तरीके से देख रही है, वो हम अलीम खान साहब से ही पूछेंगे। क्योंकि अलीम खान साहब वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा 11 नवंबर को हमारे प्रोग्राम में आए, जिसमें हमने उनसे सवाल किया कि वो 11 अक्टूबर को N 122 में होने वाले इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम तो लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जाते। तो उनका कहना था कि वो 103AA के तहत इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं और वहीं से फैसले की उम्मीद रखते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन इस पर वर्डिक्ट क्यों नहीं दे देता कि आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि सिर्फ 812 फॉर्म नए वोट के इंदराज के लिए या ट्रांसफर के लिए मौसूल हुए और 30,000 वोट का डेटा भी खुद इलेक्शन कमीशन ने दिया है। यही तो मेरा केस है, इसी के ऊपर मैं जा रहा हूं। अब मैं ट्रिब्यूनल में नहीं जा रहा, मैं 103AA के तहत जा रहा हूं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को नल एंड वॉइड करार दे के इसके ऊपर री इलेक्शन कराएगा। अलीम खान साहब इलेक्शन कमीशन गए और आज उसका हुक्म सामने आ गया और इस हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अलीम खान की 103AA के तहत दायर की गई दरख्वास्त को रद्द कर दिया है, जबकि रिकॉर्ड तक रसाई दे दी है। और अलीम खान साहब जब हमारे पिछले प्रोग्राम में आए
तो उन्होंने बार बार कहा था कि रिकॉर्ड तक रसाई उन्हें मिलनी चाहिए। हमारी तरफ से भी ये कहा गया था कि रिकॉर्ड तक रसाई अलीम खान का हक है, मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म दिया है और अपने हुक्म में ये भी लिखा है कि चंद हल्फनामे जो अलीम खान की जानिब से जमा करवाए गए वो गलत थे और कमीशन ये हक रखता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। यानी अगर अलीम खान के खिलाफ कार्रवाई हुई या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिनके अलीम खान ने एफिडेविट जमा कराए थे, हलफनामे थे जिन पर बार बार सवाल उठ रहा था। और अब जो खबरें इलेक्शन कमीशन के जराए बताते हैं वो ये कि वो या तो कोई सवात से ताल्लुक रखता है या दीर से, और साल हर साल से जद्दी पुश्ती उनका ताल्लुक सवात या दीर से है और वो गलत हलफनामे जमा कराए गए हैं, तो उन्हें 3 साल कैद और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। दीगर कवानीन के तहत यह सजा 2 से 7 साल तक हो सकती है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अलीम खान की जानिब से इन 122 में वोटर्स की मुंतकली से मुतालिक जमा कराए गए कुछ हलफनामे झूठे हैं और ये हलफनामे जैसा कि हम बता रहे हैं दीर और सवात के वोटर्स के हैं। हमारे साथ खुद अलीम खान साहब मौजूद हैं। अलीम खान साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। आप ट्रिब्यूनल गए, ट्रिब्यूनल ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, इंटरटेन नहीं किया आपको। इलेक्शन कमीशन ने भी आज कह दिया, मगर आपको रिकॉर्ड तक रसाई भी दे दी है। और खान साहब आपने झूठे हलफनामे दे दिए, सवात और दीर के वोटर्स के हलफनामे जमा करा दिए इलेक्शन कमीशन में, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। जी शाहजेब खानजादा साहब बहुत शुक्रिया। एक तो आपने दूसरी बार मुझे इस मौजू पे NA 122 के इशू पे लिया। मैं तो बड़ी ओपनली पहले आपको इससे पहले कि कोई हकायक बताऊं, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये ऑर्डर आया जिसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि जनाब अगर गलत साबित हुआ और एब्सोल्युटली फॉल्स का लफ्ज़ है इसके अंदर, it has been observed by the commission with serious concern that some affidavits filed by the petitioner were absolutely false। तो पहले तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन टीम थी जो बनाई गई थी और वो कब बनी थी और कौन से हुक्म के तहत कौन सी हियरिंग में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसी कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की थी जो इस हलफनामों को चेक कर रही थी। और वो टोटल हलफनामे थे कितने और इन्होंने बेईमानी जो साबित की है वो कितनों में साबित कर दी है। ये 2000 हलफनामे थे, 2000 हलफनामों में। जी शाहजेब भाई मेरी बात मुकम्मल हो जाए फिर आप जो सवाल करेंगे मैं सिर्फ एक मसला, आपने वो सवाल ऐसा उठाया फिर आप बात मुकम्मल कीजिएगा। अब इलेक्शन कमीशन को बॉडी बनाने की क्या जरूरत है सर? आपने जो हलफनामे दिए होंगे उसमें शनाख्ती कार्ड दिया होगा, नादरा को भेजना है और 1 घंटे के अंदर सारा रिकॉर्ड आ जाना है। अब इसमें क्या मसला है कि एक बॉडी बनाता है इलेक्शन कमीशन और आपको बताता है कि इस बॉडी से वेरीफाई किया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि अब शाहजेब भाई इस प्रोग्राम के जरिए मैं इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करना चाहता हूं। अगर थोड़ी सी भी मॉरल करेज है तो इलेक्शन कमीशन के ये 5 के 5 मेंबरान NA 122 में आए, वो जो हलफनामे जिस जगह पे गलत साबित हुए हैं वहां पे अपनी कचहरी लगाएं, उन लोगों को सामने पेश करें। हमने इसकी जो मूवी है वो बनाई हुई है, उन लोगों से वैसे नहीं लिया, उन्होंने अपने नाम से अपना नाम बताते हुए बताया हुआ है कि ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, मैंने पिछली दफा इस पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट डाला था और आज मैं जब वहां गया हूं तो वहां पे मेरा वोट नहीं है और मेरे पास उसकी मूवीज पड़ी हुई हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि छोड़े यहां मूवीज को, मैं चाहता हूं कि वो वहां जाएं, वहां जाके खुली कचहरी लगाएं, हम वो 2000 बंदे मीडिया के सामने पेश करेंगे और अगर वो जाली हो तो अलीम खान माफी मांगेगा मीडिया के सामने, वरना जिन्होंने ये अल्फाज लिखे हैं आज फैसले में वो भी इतनी जुर्रत का मुजाहरा करें कि वो भी कहे कि हाँ हमें हमारे पे हुकूमत का दबाव था और हमने ये 5वां जो पैरा लिखा है ये हुकूमत के दबाव पे लिखा है। मॉरल करेज का फैसला होगा अलीम खान की भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी। आपकी तरफ से चैलेंज कर दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कमीशन इसका, अगर आपने जब वीडियो बना रहे थे आपने कोई काउंटर चेक भी किया था कि इन लोगों के शनाख्ती कार्ड दी और वीडियो बना ली, या आपने कोई इलेक्शन लिस्ट भी पुरानी देखी हो जिसमें उन्होंने कहा देखें ये हमारा नाम था आपके पास अगर फहरिस्त हो, और फिर आपने कहा कि हाँ जी ये ट्रांसफर हो गया, कुछ वेरीफाई भी किया था सर, या ऐसे ही मान गए थे आप? मैं आपको बिल्कुल प्रोसेस बता देता हूं, सिंपल प्रोसेस था। हमने ऐसे लोग, ये हमारे पास मसला शुरू कहां से हुआ था, जब हम वो जो पर्चियां बांटते हैं 2 दिन पहले इलेक्शन से पहले, जब हमने वो बांटी और हमें आखिरी 2 दिन पहले पता ये लगा कि हमारे हर यूनियन काउंसिल में कुछ पर्चियां ऐसी हैं जो हमें वापस आ रही हैं और वो लोग कह रहे हैं कि यार यहाँ पे तो हम ये लोग है ही नहीं, जो यहाँ पे जो पर्चियां आपने भेजी हैं ये लोग तो यहाँ नहीं रहते। तब हमें पता लगना शुरू किया कि यहाँ पे जो वोट हैं ये बाहर के हलकों से बने हैं जिनका वोट यहाँ पे इंदराज कराया गया सिर्फ NA 122 का इलेक्शन के इलेक्शन को भुगताने के लिए। अब वो लोग जो थे वो अपने अपने हलकों से, मसलन
NA 125 जो कि डिफेंस का हल्का है, वहां से तकरीबन 2 से 3 हजार वोट जो है वो ट्रांसफर हुए एक ऐसी कच्ची वादी में जो मेरे हल्के में है। अली खान साहब, आज जो आप इल्जाम लगा रहे हैं ना, उसका एक मसला है। आपके पार्टी के चीफ इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाते रहे, मगर इंडिविजुअल्स पर, कोई किसी सूबे को हेड कर रहा हो, उसके कमिश्नर को, आप जो अब इल्जाम लगा रहे हैं ना खान साहब, और जो चैलेंज कर रहे हैं कि हुकूमत का डिक्टेशन लिया है, वो आप डायरेक्टली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस को, जो आज तक पीटीआई की तरफ से इल्जाम नहीं लगाया गया, आप वो लगा रहे हैं कि उन्होंने डिक्टेशन लेते हुए ये ऑर्डर आया है। और इसका जो नुक्ता नंबर 5 है, जो कहता है कि आपने फॉल्स एफिडेविट दिए हैं, वो हुकूमत के कहने पे लिखा गया है। आप एक नए ऑफिस को आज जाके इल्जाम लगा रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये इल्जाम लगा रहा हूं। मैं सिर्फ एक साहब पे नहीं लगा रहा, मैं 5 के 5 जो अरकान है उनके ऊपर लगा रहा हूं। और मैं कह रहा हूं वो ना सिर्फ बाइस्ड है, बल्कि हुकूमत के प्रेशर पे ये जो आज का फैसला ये दिया गया है। और मैं एक और बात आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं। यहां पे उन्होंने लिखा है कि द पिटीशन अंडर सेक्शन 103AA इज रिजेक्टेड। The proper and the effectuous remedy is already provided under Article 2 to 5 of the Constitution, for which the election petition of the petitioner stands already referred to the tribunal. ये ट्रिब्यूनल का फैसला है मेरे पास। ट्रिब्यूनल ये कहता है कि so in my view ground pertaining to disputed electoral rolls in this petition is not entertainable by this tribunal. तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन मुझे भेज रहा है ट्रिब्यूनल की तरफ, और ट्रिब्यूनल कहता है कि हमारा तो प्रीव्यू नहीं है, वो ठीक है, सुन ही नहीं सकते। वो आप ठीक कह रहे हैं। अफसोस की बात है कि 4 दिन के बाद, वो ठीक कह रहे हैं आपके ट्रिब्यूनल ने पहले आपको रिजेक्ट किया, फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ट्रिब्यूनल उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप ट्रिब्यूनल चले जाएं। मगर ये आप ठीक है, मगर इसमें एक मसला ये है कि पहली दफा नहीं हुआ ये। पहले इलेक्शन कमीशन का और ट्रिब्यूनल आपके हक में फैसला दे दे, दोबारा बाई इलेक्शन हो जाए, फिर बाई इलेक्शन के बाद आप दोबारा अपील करें, या फिर कभी जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से फैसला आ रहा हो, या फिर उन्हीं ट्रिब्यूनल्स ने एक फैसला दे दिया हो साद रफीक साहब के हल्के में और वो सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे ले लें। ये कैसे होता है अलीम खान साहब के कभी डिक्टेशन लेता है इलेक्शन कमीशन और उसके ट्रिब्यूनल्स, कभी नहीं लेते, कभी आपके हक में फैसला देते हैं, कभी खिलाफ आपके फैसला देते हैं, ये कैसे होता है? शाहजेब भाई देखें, मेरी तो बात सिंपल है। ये एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं शब्बर अब्बास बुखारी साहब, ये मेरे लेटर के जवाब में मुझे ये लेटर दे रहे हैं। ये जो लेटर है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 26,000 वोट एंटर हुए, 4,500 वोट डिलीट हुए, और हमारे पास सिर्फ 812 फॉर्म्स हैं। ये मैं तो इल्जाम नहीं लगा रहा, ये मैंने तो नहीं लिखा, ये सिग्नेचर मेरे तो नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन है। मेरी बात सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें। मैं ये सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन को जब ये एफिडेविट्स जाली नजर आ गए तो उनको इसका जवाब नजर नहीं आया कि क्या 812 के अलावा कोई फॉर्म्स थे? देखिए खान साहब, एक तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि सिर्फ और सिर्फ ये 5वां नंबर ना दे दे, अब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन रिलीज करे कि भाई कौन से एफिडेविट जाली थे और आपके खिलाफ कार्रवाई करे अगर आपने गलत एफिडेविट दिए हैं, वरना आपको बताए कि ये 5वां नंबर गलत लिख दिया। मगर इसमें मसला है, जब आपका अगर ये डाटा गलत था, अगर ये डाटा गलत था तो शाहजेब भाई इसके बंदे के खिलाफ भी उसके खिलाफ कार्रवाई करे, वरना आपके खिलाफ इंक्वायरी हो। मगर खान साहब इसमें एक सवाल है, वरना अदरवाइज मैं भी इनको कोर्ट में लेके जाऊंगा और मैं भी कहूंगा कि ये जब आपको फिर आज के कवायद कैसे? खान साहब, जब आपको ट्रिब्यूनल ने आपका रिजेक्ट किया कि हम उसको, तो आपने किया था कि उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के दिन के मामलात की रिगिंग देखते हैं, उससे पहले के जो मामलात है ये हमारा नहीं है, प्रीव्यू हम नहीं देख सकते। अब इलेक्शन कमीशन आप गए, इलेक्शन कमीशन तो बहरहाल आप डेटा को वेरीफाई करके कह रहा है कि एक तो कुछ एफिडेविट गलत है, दूसरा आपसे कह रहा है कि आपको पूरा रिकॉर्ड की एक्सेस दी जाए जो आपका मुतालबा था, जिसके बाद आपको एक्सेस मिलेगी और आप प्रूफ के साथ आ सकते हैं एक हफ्ते बाद। अगर डिक्टेशन लेना होता तो वो क्यों आपको कहते हैं दादरा को कि आपको पूरा का पूरा एक्सेस दें जितना भी रिकॉर्ड है? शाहजेब भाई, उन्होंने साथ ये भी तो लिखा है इसके अंदर कि ये डाटा लेके आप ट्रिब्यूनल में जाएं। जब ट्रिब्यूनल का फैसला 4 दिन पहले आ चुका है तो इनको 5वें दिन ये ख्याल कैसे आया कि ये सारा डाटा लेके जो अंडर 19A मुझे मिलना है, अगर मैं ट्रिब्यूनल में जा सकता हूं तो ट्रिब्यूनल ने तो मुझे पहले फारिग किया हुआ है। तो अलीम खान साहब, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अलीम खान साहब, क्या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? मैं बिल्कुल इस पे मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, और साथ में ये इलेक्शन कमीशन का जो आज का फैसला है, खासतौर पर पैरा 5, इसको चैलेंज कर रहा हूं। ना सिर्फ कोर्ट में चैलेंज करूंगा, लोगों के सामने भी चैलेंज करूंगा, और इनमें भी इतनी अखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि आए NA 122 में खड़े हों और वो 2000 एफिडेविट जो है उनको प्रूव करें कि ये गलत है। बहुत शुक्रिया आलिम खान साहब, चैलेंज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, और हम तक चैलेंज कर रहे हैं और हर इंडिविजुअल को चैलेंज कर रहे हैं कि ये लिख तो दिया आपने, मगर इसको प्रूव करें। और आपने हुकूमत के कहने पर लिखा है, एक बड़ा और नया, क्योंकि कुछ नई शख्सियात इन्वॉल्व हो जाती हैं इस इल्जाम में, लगाया गया आलिम खान साहब की तरफ से। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक और अहम सियासी पेशरफ्त की। कई दिनों की गर्मा गर्मी के बाद मुस्बत खबर सामने आई है और कराची के अमन के साथ साथ
वफाक और सिंध के ताल्लुकात के लिए अच्छी खबर है कि वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने फाइनली पीपल्स पार्टी की क़यादत को कॉल की, कायम अली शाह साहब को कॉल की, और दरमियान जो कई माह से सर्द मोहरी के ताल्लुकात चल रहे थे, उसके बाद आज अच्छे माहौल में दोनों की बात हुई। वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह से टेलीफोन पर राब्ता किया और कहा कि सिंध रेंजर्स की इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से इख्तियारात की मुद्दत आइंदा चंद रोज में खत्म हो रही है। बेहतर है कि बाहिमी मुशावरत के साथ नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इससे कराची ऑपरेशन के बारे में मस्बत पैगाम जाएगा। साथ ही सूबाई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करा दी। और जवाब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध रेंजर्स के इख्तियारात में तौसी की रिक्विजिशन कल वफाकी हुकूमत को भेज देंगे और आपको कराची आने की दावत अब भी मौजूद है, जिस पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि वो बहुत जल्द कराची आएंगे और रेंजर्स के इख्तियारात में तौसी और वफाक सिंध का तनाज़ा खुश उसलूबी से क्या अब इसके बाद हल हो जाएगा और क्या चौधरी निसार अब फाइनली कराची आ जाएंगे। हमारे साथ मुराद अली शाह साहब मौजूद हैं, वजीर खजाना सिंध। मुराद अली शाह साहब बहुत शुक्रिया, आप इन मीटिंग्स का भी हिस्सा रहे हैं, इस पर तबसरा भी करते रहे हैं। एक कॉल हो गई, उसके बाद अब समरी भेजी जानी है सिंध की तरफ से, वो करारदाद की रोशनी में ही दोबारा भेजेंगे या कोई नया मामला तय पाया है जिस और नए मामले के तहत भेजी जाएगी? देखिए शाजिब साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे लेने का फोन पे। चौधरी निसार साहब ने फोन किया आज, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब को मैं इसमें यही कहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। और मुझे ये भी उम्मीद है कि चौधरी साहब ने जो नामुनासिब बातें की थी कुछ 4-5 दिन पहले, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब के लिए भी उन्होंने कुछ बातें की थी, उसकी वजाहत जरूर की होगी। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि चौधरी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी फोन करके अपनी बात की वजाहत कर देंगे जो उन्होंने कुछ दिनों पहले कही थी। बाकी जो आपने सवाल किया कि जी रेंजर्स की एक्सटेंशन के हवाले से, तो इस सिलसिले में तो चौधरी साहब के फोन करने से पहले, इसलिए कि उन्होंने देर कर दी, मेरा ख्याल है हम तो पहले ही सारी बात जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर चुकी थी, वो समरी चीफ मिनिस्टर साहब के पास पहुंची हुई है। और जहां तक मुझे पता है चीफ मिनिस्टर साहब ने उस पर लिख भी दिया, और समरी नहीं जाएगी फेडरल गवर्नमेंट को, जो आपने भी कहा था। फेडरल गवर्नमेंट को हमारी तरफ से, हुकूमत की तरफ से एक रिक्वेस्ट जाती है फॉर एक्सटेंशन। वो जो एंटी टेररिस्ट एक्ट का सेक्शन 4 है, क्योंकि वो बाहिमी मुशावरत की उन्होंने बात की है, तो ये मुशावरत वाला मामला नहीं है। आप कह रहे हैं वो जो चीज तैयार है, जो की करारदाद की रोशनी में है, जिस पर आप के साथ वैसे प्रोग्राम में वो उसी के तहत जाएगी, वो मामला वहीं रहेगा। सिंध असेंबली की रेजोल्यूशन तो बाइंडिंग है ना हमारे ऊपर, इसलिए कि हुकूमत सिंध जो है, जो भी सिंध असेंबली ने रेजोल्यूशन दी है, उसी के कंटिन्यूएशन में रिक्वेस्ट जाएगी हमारी। और वो तो अभी सिंध असेंबली अगर रेजोल्यूशन तो बाइंडिंग नहीं है, चीफ मिनिस्टर उसे इग्नोर करते हुए भी भेज सकते हैं, ऐसा बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर सिंध असेंबली की। नहीं, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 147, इट इज बाइंडिंग। तो आप उसी के तहत भेजेंगे? बाइंडिंग नहीं होती जी, बिल्कुल, उसके बगैर तो जा ही नहीं सकती ना, unless the assembly changes the resolution। शाह साहब बहुत शुक्रिया, वो कह रहे हैं जब तक असेंबली चेंज नहीं करती उसके बगैर जाए। जो मुशावरत वाला मामला है वो शायद ना हो सके, मगर जो चौधरी साहब की कॉल है वो खुशाइंद अमल नजर आता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और उसके बाद कल लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। PIA के जहाज ना उड़ रहे हों, दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस फायदा उठाते हुए महंगे टिकट दे रही हों, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत ने PIA के मुलाजमीन के एहतजाज और हड़तालों की कॉल के बाद लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया है। इस एक्ट के मुताबिक कोई शख्स कानूनी अहकामात की खिलाफ वर्जी करे या किसी शख्स को इस बात पर उकसाए कि वो नौकरी पर रहते हुए कानूनी अहकामात की खिलाफ वर्जी करे, कोई शख्स बगैर किसी वजह के नौकरी छोड़ दे या उससे गैर हाजिर हो, अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसे 1 साल से ज्यादा की कैद और जुर्माना हो सकता है। जबकि PIA ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चीफ सुहेल बलोच ने हुकूमती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यकीन नहीं आ रहा हुकूमत ने यह किया है, हमारी स्ट्राइक अभी भी जारी रहेगी, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहेंगे, कल सुबह से फ्लाइट ऑपरेशंस नहीं चलेंगे। मुशाहिदुल्लाह खान साहब जिस सारे मामले में इन्वॉल्व भी रहे और मामले को करते रहे, उनसे बात करते हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत का ये हतमी फैसला है, बिल आना, ऑर्डिनेंस आना, अब लाजमी सर्विस एक्ट का आ जाना और 26% जो स्टेक्स हैं उनको प्राइवेटाइज करने की बातें मानने को तैयार नहीं है यूनियन। आप क्या फैसला वापस लेगी हुकूमत, इस पर कायम रहेगी हुकूमत और आगे बढ़ेगी? नहीं, जाहिर है वो तो ये कहते हैं ना, बिल वापस लो, जो मतलब कि वो ऑर्डिनेंस बिल की सूरत में वो तो वापस, कोई भी गवर्नमेंट इस तरह से डिक्टेशन इस तरह से लेगी ऐसे लोगों की कि जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, ये सारे नॉन इलेक्टेड है ना, ये इसमें ये सारे हारे हुए हैं, इनमें कोई भी इलेक्टेड नहीं है, इनकी कोई लीगल हैसियत नहीं है।
ऐसी कोई एक्शन कमेटी बना दे और वो मतलब कि कहे कि जी हम PIA को बंद कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर लिया है इन्होंने कि जी बिक गई है, फलाना हो गया, ना बिकी है ना कुछ है। मैं इनसे अब भी दरख्वास्त करता हूं कि मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात इस तरह से नहीं होते कि हम ऑपरेशन बंद कर देंगे, तालाबंदी कर देंगे, हमारी बात मानो। आप एहतजाज करें, आप काली पट्टियां लगा के एहतजाज कर सकते हैं। आखिरी जो इंतहा होती है वो पहले स्टेज पे तो आप इंतहा पे नहीं चले जाते, और फिर आप कानूनी तरीके से करें। कल को आप भुगतेंगे नहीं, आप चले जाएंगे इधर उधर, कोई अमेरिका से आया, कोई कहीं से आया, मैं तो सकता हूं ना, तो ऐसा ना करें। बहुत शुक्रिया। मुशहिदुल्ला खान साहब कह रहे थे एहतजाज करने का हक है, मगर अभी ये ना लाजमी सर्विस एक्ट वापस होगा, ना ही हुकूमत का फैसला जो कि PIA को रिफॉर्म करने के हवाले से है, जिसमें 30 अरब रुपए की खसारा करने वाली एयरलाइन के 26% स्टेक और मैनेजमेंट देने का हुकूमत ने फैसला किया है। परवेज रशीद साहब कह रहे थे हड़ताल करने वालों के खिलाफ, हड़तालियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो ना हुकूमत पीछे हटती नजर आती है, ना ही ये यूनियन के मुलाजमीन। और अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल कराची के में अगर PIA के फ्लाइट ऑपरेशन बंद होते हैं तो पूरे मुल्क में लोग मुतासिर हो रहे होंगे, जिन्होंने ट्रैवल करना है, जिन्होंने अपने काम करने हैं। देखते हैं कि हुकूमत इस मसले से कैसे निकलती है और किस हद तक आगे बढ़ती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अब आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। दादी अल्लाह।